अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। पिछले कुछ अरसे से हमने आपको बताया था जस्टिस कादिर ईसा के केस का फैसला होने के फौरी बाद कि कुछ एक यूट्यूबर को कुछ पैसे दिए गए हैं, कुछ जाली दस्तावेजात दी गई हैं और झूठ बोलने के लिए कुछ तहरीर दी गई है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू करें। फिर क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए मजीद भी बहुत से यूट्यूबर्स भी पैसों के लालची हैं, तो वो सारे मिलके एक पूरा सिंडिकेट बन के एक माफिया की शक्ल में एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। और तमाम के तमाम प्रोपेगेंडे का, क्योंकि हमने भी ये तमाम हेयरिंग्स कवर की हैं, तो हम इसका जवाब अब लेके आए हैं कि क्या जो सवालात उठाए जा रहे हैं क्या वाकई जो कहा जा रहा है, जो पेड 500-500 रुपये दे के जो ट्विटर पे ट्रेंड बनवाए जा रहे हैं कि करप्ट जज को क्यों छोड़ दिया और मनी लॉन्ड्रिंग वाले को क्यों जाने दिया और मनी ट्रेल नहीं ली और छोड़ दिया, हिसाब नहीं लिया जज से, तो हमने कहा वो देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। क्योंकि हमने ये केस जो चला इसकी सुप्रीम कोर्ट और एफबीआर में कुल मिला के 97 हेयरिंग्स हुई थी, तो हमने वो तमाम कवर की। इन यूट्यूबर्स में से एक भी आदमी कभी एफबीआर नहीं गया था, जबकि हम एफबीआर भी जाते रहे और वहाँ पे मिसेस सरीना ईसा जब पेश होती थी उसको फॉलो करते रहे, उनकी दस्तावेजात हम तक भी ज़राए से पहुँचती रहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी हमने तमाम केस कवर किया और ये तकरीबन 2 साल ये केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और तकरीबन 100 से 125 घंटे, मतलब 100 से 125 घंटे के दरमियान इनकी आप अगर कहें तो हेयरिंग्स चली और उसमें जजेस ने सवालात किए। तो आज हम आपको वो बताते हैं कि क्या वो मनी ट्रेल मिली नहीं मिली, क्या प्रेजेंट किया कि जिसकी बुनियाद पर जो वो रिव्यू था वो जो कि बहुत रेयर होता है, वो जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा के हक में उसका फैसला आया 6-4 की अक्सरियत से। तो हम उसके ऊपर अब आपको आगाह करते हैं। तो जो सवालात जो फोकस थे जो किए गए जजेस की तरफ से जो समझने की कोशिश की, क्योंकि इस केस के दौरान मिसेस सरीना ईसा बाद में फ्रीक बनी रिव्यू में, पहले वो फ्रीक नहीं थी लेकिन फिर बाद में वो फ्रीक बनी क्योंकि फैसले में उनको एफबीआर भेजा गया था। तो जो जजेस का फोकस था वो ये था कि ये जाना जाए कि मिसेस सरीना ईसा ने जो जायदादें हैं वो क्या वाकई उनके नाम पर हैं और उन्होंने उनको जाहिर क्यों नहीं किया था पहले। 2018 में तो उन्होंने जाहिर कर दी थी। दूसरा ये कि उनसे जो मनी ट्रेल कही जाती है वो पूछा जाए कि, और ये देखा जाए कि क्या कोई करप्शन का पैसा तो नहीं था उनके पास, तो ये पूछा जाए कि उनके ज़राए आमदन मिसेस सरीना ईसा क्या थे। ये भी जजेस की तरफ से मिसेस सरीना ईसा से जाना गया। फिर जो एक और इल्ज़ाम था कि मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये भी जजेस ने पूछा कि क्या पैसे बाहर कैसे भिजवाए, हवाला हुंडी के थ्रू भिजवाए या कोई बैंकिंग चैनल क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की गई कि क्या मिसेस सरीना ईसा की इन जायदादों जो लंदन में 3 है या जो जिस पैसे से उन्होंने जायदादें खरीदी इनसे जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा का कोई ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ताल्लुक होता तो फिर ये उनकी बेनामी करार पाती और फिर इस सूरत में उनके खिलाफ एक्शन हो सकता था। तो ये भी जानने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि जो पूछा गया कि क्या ये किसकी मलकियत है, तो जो टैक्स रिकॉर्ड्स और जो यूके की लैंड रजिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स है जो मिसेस सरीना ईसा ने पेश किए उनके मुताबिक ये जायदादें मिसेस सरीना ईसा और उनके एक बेटा अरसलान ईसा और बेटी सहर ईसा के नाम पर थी। उसके अलावा जबकि एक जायदाद इनमें से 2004 में खरीदी गई थी, जबकि दूसरी 2 जायदादें 2013 और 14 में खरीदी गई थी। फिर वो ये पूछा गया कि ये जायदादें किसने खरीदी, तो ये एफबीआर और हुकूमत ने भी माना कि जायदादें मिसेस सरीना ईसा ने ही खरीदी अपने नाम पर और अपने बच्चों के नाम पर, बच्चों को शेयर होल्डर रखा उसमें। ठीक है, फिर क्या मिसेस सरीना ईसा ने करप्शन के पैसे से ये खरीदी, तो हुकूमत ने कोई एविडेंस छोड़िए, इल्जाम भी नहीं लगाया कि ये जो पैसा जिससे जायदादें खरीदी गई है करप्शन का पैसा है। इल्जाम भी नहीं लगाया। खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इसमें सबसे जो शुक्र अदा करने वाली बात है वो अल्लाह का शुक्र है कि इस केस में कहीं पर भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। ठीक, और ये कह रहे हैं कि करप्शन वाले जज को छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जी वो एक और सवाल जो है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी के थ्रू जायदादें खरीदी गई, पैसे भिजवाए गए,
तो वो भी एफबीआर ने अपने रिकॉर्ड में माना है। एफबीआर ने ऑन रिकॉर्ड माना है अपनी रिपोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश भी की मिसेस रीना ईसा ने। उसके मुताबिक मिसेस रीना ईसा ने ये 10 करोड़ रुपए के 3 जायदादें हैं लंदन में ली गई, जबकि मिसेस रीना ईसा ने 11 करोड़ रुपया लंदन भिजवा रखा है। यानी कि जितने की जायदादें उससे 1 करोड़ रुपया ज्यादा भेज रखा है लंदन में। और एफबीआर ये मानता है कि उन्होंने मिसेस रीना ईसा ने पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था अपने नाम पर। फॉरेन करेंसी अकाउंट था जिसमें उन्होंने ये पैसे जमा करवाए थे, और फिर लंदन में भी उन्होंने अपने ही नाम पे बार्कलेज बैंक में अकाउंट खुलवाया था, जिसमें उन्होंने ये पैसा मुंतकिल किया वहां पर, और फिर वो पैसा इन जायदादों की खरीदारी में इस्तेमाल हुआ। ये भी उन्होंने दिया कि किस तरह से उन्होंने अदायगियां की इन जायदादों के मालकान को। तो यानी कि ये 2003 से 2014 के दरमियान जो फंड्स भिजवाए गए बाहर, वो बैंकिंग चैनल से मिसेस रीना ईसा ने खुद भिजवाए। कहीं पर भी ये रिकॉर्ड में नहीं आया कि एक भी रुपया बैंकिंग चैनल के अलावा लंदन भिजवाया गया हो, कोई हवाला हुंडी या कुछ। जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये पैसा तमाम का तमाम आपने बैंकिंग चैनल से भेजा हुआ है, इसमें कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी का गैर कानूनी चैनल नहीं इस्तेमाल हुआ। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर बात यह है कि पैसा भी उनका अपना है और उनके अपने बैंक से गया हुआ है, तो फिर तो केस ही खत्म हो गया। तो फिर अब हम आते हैं अगला। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा था मिसेस रीना ईसा ने कि एफबीआर ये कहता है कि आपने इम्कान है कि ये पैसा बाहर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजा हो, जायदादों के लिए नहीं भेजा हो। तो उस पर मिसेस रीना ईसा ने रिकॉर्ड से साबित किया कि उनके जो बच्चे थे वो अडल्ट थे, वो जॉब्स कर रहे थे, इसीलिए वो उन प्रॉपर्टीज में शेयर होल्डर है। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चों को ये पैसे भेजे थे। और इस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी रिमार्क्स दिए, बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि अगर हम बिल फर्ज कहें कि ये इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बाहर भिजवा रही थी, लेकिन पैसा इनका अपना है, अगर बाहर जाके किसी बंदे का जहन बदल जाता है कि मैं इन पैसे से पढ़ाई पर नहीं लगाना चाहता, मैं जायदादें खरीदना चाहता हूं, तो उसकी मर्जी, इसमें कुछ गैर कानूनी अमल तो नहीं है। आपका पैसा, आप जो मर्जी उस पैसे का इस्तेमाल करें, आपका दिल करे आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लें, फिर आप सोचें नहीं मैंने पढ़ाई में नहीं करना, मैं जायदादों में करना, जायदादों में इन्वेस्ट कर दें, इसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। फिर जो ये सवाल था कि क्या जस्टिस कादी ईसा का ताल्लुक साबित करने के जायदादों से ये देखा जाना था कि क्या मिसेस रीना ईसा या इन बच्चों में से कोई जस्टिस कादी ईसा का डिपेंडेंट तो नहीं है। तो टैक्स गोशवारों से ये साबित हुआ कि जो जस्टिस कादी ईसा के बच्चे हैं वो लंदन में टैक्स पेयर हैं। उनके जो टैक्स गोशवारे लंदन के हैं वो जाहिर करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बच्चे हैं, वो अपने वालिद पर इन्हिसार नहीं करते। किसी भी किस्म की आमदन के लिए, अखराजात के लिए वो अपने अखराजात खुद अफोर्ड करते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, और वो अपने टैक्स भी जो जमा कराते हैं उसमें खुद को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। जबकि मिसेस रीना ईसा ने भी पाकिस्तान में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ और अपने तमाम टैक्स गोशवारे वो खुद दाखिल करती हैं। जस्टिस कादी ईसा ने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ और वो अपने टैक्स गोशवारे खुद से जाहिर करते हैं, और अपने टैक्स गोशवारों में कहीं पर भी उन्होंने इन बच्चों को या अपनी अहलिया को अपना डिपेंडेंट या जेरे कफालत नहीं लिखा हुआ। तो फिर जेरे कफालत भी नहीं थे। फिर आ जाए कि क्या मिसेस रीना ईसा ने जायदादें छुपाई थी, तो ऐसा भी नहीं था। जो मिसेस रीना ईसा है उन्होंने ये जायदादें ऑफशोर कंपनी के नाम पर नहीं ली थी। जैसे कि वज़ीर इमरान खान ने जो लंदन में फ्लैट था वो न्याजी एंड को लिमिटेड के नाम पर ऑफशोर कंपनी बना के उस पर वो फ्लैट रखा हुआ था, उनका बेनामी था। जबकि मिसेस रीना ईसा और इनके बच्चों ने अपने नाम पर ये लंदन में जायदादें खरीदी हुई हैं, इनका टैक्स अदा करते हैं। उन्होंने ये किसी ऑफशोर ट्रस्ट के नाम पर छुपाई हुई जायदादें नहीं थी। फिर पाकिस्तान में क्यों जाहिर ना हुई? 2018 तक पाकिस्तान का कानून बैरून मुल्क जायदादें जाहिर करने का नहीं कहता था। 2018 में ये कानून बना कि बैरून मुल्क आपकी अगर कोई जायदाद है आपको पाकिस्तान में डिक्लेयर करनी होगी अपने टैक्स गोशवारों में। तो जो ही वो कानून बना 2018 में मिसेस रीना ईसा ने वो जायदादें जाहिर कर दी यहां पर। फिर अब बात आ गई टैक्स अथॉरिटीज की कि अगर वाकई कोई ऐसा उनके बारे में कोई शक गुजरा था
तो क्या टैक्स अथॉरिटीज ने कभी मिसेस सरीना ईसा से इंक्वायरी करने की कोशिश की और इंक्वायरी की हो, उसमें कुछ सामने आया और फिर वो रेफरेंस दायर हुआ? तो आज तक एफबीआर ने मिसेस सरीना ईसा को कोई नोटिस नहीं भिजवा रखा था। फिर रेफरेंस दायर होने से पहले तक कम से कम कोई नोटिस नहीं भिजवा रखा था। फिर आता है कि क्या मिसेस सरीना ईसा के पास ज़राए आमदन थे कि वो ये जायदादें खरीद सकती? तो अब हमको बताते हैं। मिसेस सरीना ईसा ने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिसमें उनको विरासत में उनके वालिद ने सैकड़ों एकड़ अराजी सिंध और बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली में दी थी, जिस पर ज़रई फसलें काश्त होती हैं और उनकी आमदन मिसेस सरीना ईसा को मिलती है। जबकि मिसेस सरीना ईसा को कराची में जो उनकी कमर्शियल और निजी जायदादें हैं उनके किराए भी मौसूल होते हैं। जबकि मिसेस सरीना ईसा ने वो आमदन भी शो की, उसका टैक्स भी उन्होंने अदा कर रखा है। फिर मिसेस सरीना ईसा 80 की दहाई से कराची के पाक अमेरिकन स्कूल में पढ़ा रही हैं और बहुत अच्छी सैलरी वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं, वो भी उन्होंने शो की, उससे भी उन्होंने टैक्स अदा किया हुआ था। फिर उन्होंने कराची में क्लिफ्टन में जायदाद फरोख्त कर रखी थी। आप सोचिए क्लिफ्टन में जो जायदाद की मालियत है, लंदन में इनकी 3 जायदादों की कीमत 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है, जबकि क्लिफ्टन की आप आज किसी एक जायदाद की मालियत देखें तो वो इससे ज़्यादा की मालियत की है। तो उन्होंने वो जायदाद फरोख्त करके उसकी भी सेल डीड जमा करवाई कि उसके पैसे भी उनके पास थे, जिस पर उन्होंने टैक्स भी अदा कर रखा था, जो उन्होंने लंदन भिजवाए वो पैसे। तो उनके आमदन के ज़राए तो माने गए कि आप खुद से इतनी आमदन रखनी थी अपने ज़राई रकबे से, अपनी जायदाद की फ़रोख्त से, जो अपनी क्लिफ्टन की फ़रोख्त की, अपनी तनख्वाह से, जो आपकी जायदादों के आपको किराए आते हैं, उस सब को मिला के ये तो इनके लिए पीनट्स थे ये 10 करोड़ के फ्लैट्स, उससे ज़्यादा कहीं ये आमदन रखनी थी। तो उन्होंने अपनी आमदन भी जाहिर की कि उनकी आमदन क्या थी। जैसे उमर अता बंदयाल ने माना कि इसमें कहीं करप्शन नहीं, आपके पास ये मीन्स ऑफ इनकम हैं। फिर आता है इल्ज़ाम, उन पर कहा जाता है कि ये कहीं एक वो मज़का खेज किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये 2 शनाख्ती कार्ड रखती हैं और 2 नामों से ये काम करती हैं, तो इन्होंने कोई घपला किया है। तो दिलचस्पी की बात यह है कि ये इल्ज़ाम भी झूठा साबित हुआ था। किस तरह से? ये इल्ज़ाम एक जैसे कहते हैं ना एरर ऑफ जजमेंट की बुनियाद पर लगाया गया था हुकूमत की तरफ से, जो कि हुकूमत ने बाद में नहीं दोहराया और माना इसको। जो मुनीर मलिक साहब ने जो एक्सप्लेन किया जो पहली हेयरिंग में, वो जो था कि मिसेस सरीना ईसा स्पेन की नेशनैलिटी होल्डर हैं, वहाँ का पासपोर्ट रखती हैं, जबकि लंदन में वो जो उनकी जायदादें हैं तो लंदन में इंग्लिश में होता है, सब कुछ लिखा जाता है, तहरीर किया जाता है, स्पेलिंग्स जो होते हैं, जबकि स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज होती है। तो स्पेनिश लैंग्वेज में स्पेन के पासपोर्ट पर उनके नाम के स्पेलिंग स्पेनिश लैंग्वेज में और तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, वो और तरीके से तहरीर होते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स और यूज़ होते हैं, जबकि जो इंग्लिश में होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो ये वो फ़र्क था, कोई उन्होंने 2 शनाख्ती कार्ड या 2 पासपोर्ट नहीं बनवा रखे, ये स्पेलिंग का फ़र्क था, जो स्पेनिश में और थे और इंग्लिश में और थे। इसको अभी ये लोग बैठ के ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि मनी ट्रेल भी तमाम मिसेस सरीना ईसा ने पेश की है। कोर्ट के अंदर हम इन तमाम हेयरिंग्स में मौजूद रहे। ये इन जो सो कॉल्ड जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं और उस पैसे की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि आप झूठ बोल रहे हैं? रमज़ान के महीने में झूठ बोल रहे हैं, कम से कम सच बोल लीजिए। सिर्फ 4 पैसे आपकी कीमत है, सिर्फ 4 पैसे। आप ये तो सोचिए, एक खातून, उन्होंने अभी ख़त लिखा अनवर मंसूर के नाम कि अब तो अपना मुंह बंद कर लो और माफ़ी मांग लो और झूठ बोलना बंद कर दो। मेरे बाप को तुमने इतनी तकलीफ दी, वो टूटे हुए दिल से कब्र में उतरा, फोत हो गए, इस दुख के साथ कि मेरी घराने के बारे में क्या इल्ज़ाम झूठे लगाए गए। तो आप लोग अभी भी, एक खातून, उनकी 61 साल उम्र हो रही है, आप उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? सिर्फ आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की नोटों वाली गड्डियाँ दी गई हैं, और वो हमें मालूम है किसने, एक हवालदार ने किस तरह से आपको बुलवाया, कहाँ पर आपको एक स्पाई के ज़रिए पैसे दिए गए। आपका ये लेवल है तो कुछ खुदा का खौफ कीजिए, शर्म कीजिए। ये क्या लगे हुए आप करने?
वो 500-500 रुपये पे ट्विटर पे ट्रेंड चलवा रहे हैं आप लोग। इतना, इससे ज़्यादा तो 1000 रुपया तो वो टीएलपी वाले ले गए थे यहाँ से, ये फैज़ाबाद से। कम से कम रेट ही अपना बेहतर करते। 500-500 रुपये की टकेमारी कर रहे हैं आप लोग। इतने बेशरम और घटिया और गलीज लोग हैं। तो बहरहाल हमने तमाम मनी ट्रेल और तमाम ये पेश कर दिया आपको। अब इन्होंने बोलना है, बोलते रहे, जाहिर बात है पैसे खाए हुए हैं तो उस हराम को अब पूरा तो करना है जो इन्होंने खाया है। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।